हमने कहा था कि आप 3 दिन पढ़ेंगे हम हिंदी और 3 दिन पढ़ेंगे रीजनिंग। तो आज जो समय है वो किसका है? हिंदी का। और रीजनिंग जो 3 दिन आपने पढ़ ली है उसका रिवीजन आपने किया होगा, अच्छे से किया है कि नहीं किया है? चलो, तो हिंदी का जो सिलेबस है, और हिंदी का सिलेबस आप लोगों को मिल जाएगा कहाँ पर? यूट्यूब पर आप क्लास पढ़ी है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस की, जो हमने कल डाली है, तो उसमें आपको उसका सिलेबस पूरा मिल जाएगा। वहाँ से आप लिखेंगे सारी चीज़ों को एक एक करके। जितने भी टॉपिक हैं, लगभग 30 टॉपिक हैं हिंदी के, 30 टॉपिक लिखे हैं। तो जो भी आपका रजिस्टर हो हिंदी का, बढ़िया एक रजिस्टर बनाना, और उसके पहले वाले पेज पर क्या लिखोगे आप लोग? हिंदी का सिलेबस। और हिंदी के सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं आपके, सारे टॉपिक आपको लिखना है, ठीक? तो हिंदी में आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। पहले चीज़ों को समझ लेंगे अच्छे से, फिर लिखना चालू करेंगे, है ना? तो पहला टॉपिक क्या होता है? वर्णमाला होता है ना आनंद? नीचे देख रहे हैं हमने कि क्या बात है ना? अगर रिकॉर्ड हो रही क्लास तो उससे कोई मतलब नहीं है ना, वो तो अपनी क्या है नेचुरल तरीके से पढ़ाई होगी। जैसे हम डेली पढ़ते हैं वैसे आज ही पढ़ेंगे। आपको बोलना ही है, जैसे हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछें तो आपको उसका जवाब देना ही है। ये मत सोचना कि हमारी उसमें आवाज़ आ जाएगी, आने दो आवाज़। आवाज़ से क्या है? जब हमारी शक्ल आ रही है तो तुम्हारी आवाज़ तो आई शक्ल, है ना? ठीक है, चलो बैठ जाओ। तुम जा रहे थे कहीं आज? आज जा रहा है। आज जा रहे हैं? अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, जल्दी बैठो, तुरंत बैठ जाओ। लेट हो गए आप लोग, थोड़ा जल्दी आए। हाँ, कुछ समय बाद 7 बजे करीब दे रहे हैं। कहाँ से आए भैया आप? साकिन से। चलो ठीक है, तो आपकी वजह से लेट हो गए देखो। और ये देखो, आप इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपने आज अब तक क्लास चालू नहीं करेंगे। ये लोग बेचारे जब से बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया लोग आ जाएं तब क्लास चालू करी जाए। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान देंगे। जैसे हमने कहा हिंदी की क्लास है, आज हम पढ़ेंगे हिंदी, ठीक है? और हिंदी अगर हम पढ़ेंगे तो हिंदी का पहला टॉपिक है वर्णमाला। और हिंदी का जो सिलेबस है, और उस सिलेबस को हमने एक वीडियो बनाई यूपी पुलिस कांस्टेबल लेखपाल, सॉरी उसकी यूपी पुलिस की वीडियो बनाई हमने कांस्टेबल की। तो उसका हिंदी का सिलेबस, मैथ का सिलेबस और रीजनिंग का सिलेबस, जीएस का सिलेबस, सारा सिलेबस की वीडियो बन चुकी है, वो आप यूट्यूब पर देख लें। अगर यहाँ पर अगर वीडियो सिलेबस लिखवा रहा है तो एक दिन आपके ख़राब हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है? तो वो सिलेबस वहाँ से आप लिख लेना। आज हम सीधी शुरुआत करते हैं किससे? वर्णमाला से। और वर्णमाला जानते हैं आप लोग? वर्णमाला किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन यही रहता है। पहला क्वेश्चन है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? समझ रहे हैं आज बात को? देखो सीधी सी बात है, वर्णमाला तो इन्हें 2 अलग अलग कर दो, इसको एक वर्ण कर दो और एक क्या कर दो? माला। क्या कहोगे? वर्णमाला। तो कहोगे वर्ण की माला। क्या कहोगे? बड़ों की माला। समझ रहे बात को? वर्णमाला पढ़ते हैं तो वर्णमाला में एक तो अक्षर होता नहीं है, कई अक्षर होते हैं। तो कहने मतलब है वर्णमाला। माला तो जानते हैं सभी लोग कि नहीं जानते? अब जयमाला जानते हो तो बात अलग है कि सर हम तो जयमाला जानत, है ना? और भी माला होती हैं। तो वैसे एक ये माला है, ये अब वो फूलों की माला है, तो ये किसकी माला है? वर्णों की माला है। तो ये आपकी वर्णमाला क्या कहते हैं? वर्णों की माला। लेकिन वर्णमाला का ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो कहोगे वर्णों का व्यवस्थित क्रम या समूह। क्या कहोगे? वर्णों का व्यवस्थित क्रम या समूह। वर्णों का व्यवस्थित क्रम या क्या कह सकते हो? समूह। व्यवस्थित मतलब व्यवस्थित करके लगाना है बड़ों को। ऐसा नहीं कि पहले हमने का लगा दिया इसके बाद हमने आ लगाया। है तो बड़ ही, बड़ की माला है। आपने कहा बड़ों की माला है तो कैसे भी कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ों का व्यवस्थित क्रम। व्यवस्थित क्रम का मतलब क्या है कि जो पहले आएगा उसे पहले लगाएंगे, जो चीज़ बाद में आएगी तो उसे बाद में रखेंगे। ठीक है, क्लियर सारी चीज़ें? समझो। तो हमने देखा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो कहोगे वर्णों का व्यवस्थित क्रम या समूह ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। इतनी चीज़ आप लोगों को याद रखना है। इसमें आपको दिक्कत तो नहीं है? कोई नहीं है तो कोई बात नहीं। अब आगे देखें चीज़, जैसे हमने कहा वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित क्रम। इसके बाद देखेंगे हम वर्ण किसे कहते हैं। ये हो जाएगा टॉपिक कि हमने देखा वर्णों का व्यवस्थित क्रम। लेकिन पहली बात ये बताओ कि वर्ण होता क्या है? एक चीज़ है वर्ण,
और एक होता है अक्षर। ठीक है, एक होता है वर्ण और एक होता है अक्षर। अब आपको चीज़ें यहाँ समझना है कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। वर्ण की परिभाषा क्या होती है? आपने अगर वर्ण के बारे में पढ़ा है कि वर्ण किसे कहते हैं, हिंदी अगर पढ़ी होगी तो नहीं है पता वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण या अक्षर मतलब हम जैसे कहे हमने कि कोई अक्षर है, हमने यहाँ लिख दिया एक का है, तो ये वर्ण ही तो है एक प्रकार से, और ये क्या है? अक्षर। लेकिन वर्ण की परिभाषा क्या होती है? वर्ण जो होता है उसकी परिभाषा होती है कि जिसे तोड़ा ना जा सके। क्या कहोगे? वर्ण का मतलब होता है, वर्ण का अर्थ होता है जिसे तोड़ा ना जा सके। क्या कहोगे? वर्ण हम किसे कहेंगे? जिसे तोड़ा ना जा सके। क्या इसको हम तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। हाँ, तो है कि हमने कहा वर्ण किसे कहते हैं? जिसे तोड़ा ना जा सके। लेकिन जो यहाँ पर का है इसे हम तो तोड़ सकते हैं। का, इसमें हलंत लगाएंगे और आ कर देंगे तो आपके क्या होगा? ये बन गया आपके वर्ण। अब ये जो इसको नहीं तोड़ सकते हम, अभी ये जो का था ये से कहते हैं अक्षर। देखो अक्षर और वर्ण में कितना अंतर है, चीज़ आपको समझना है। अक्षर को आप तोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं, लेकिन वर्ण को आप तोड़ नहीं सकते। अक्षर को कैसे तोड़ दिया हमने? जैसे हमने कहा कोई अक्षर है, हमने आपको ख बनाया, ये क्या है? अक्षर बन गया। लेकिन इसे तोड़ेंगे हम, और तोड़ेंगे तो किससे अलग कर देंगे? इसमें जो स्वर छपा होता है उससे हम अलग कर देंगे। तो खा में क्या लगाएंगे? हलंत लगा देंगे और आ कर देंगे तो आपके जो है आपके खा, ये इसे कहते हैं वर्ण, क्योंकि अब इसे नहीं तोड़ा जा सकता। समझ रहे बात को? अभी तक हमने कहा था वर्ण किसे कहते हैं? जिसे तोड़ा ना जा सके, लेकिन इसे तो तोड़ा गया, तो क्या इसे हम वर्ण कहेंगे? नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे अक्षर। और वर्ण वो होता है जिसे हम तोड़े ना, है ना, जो टूटेगा नहीं, जो तोड़ा ना जा सके, वो आपके वर्ण कहलाता है। क्लियर है सारी चीज़ें? तो अगर आपको लिखना है तो इतना लिख लीजिए तुरंत। लिखिए जल्दी थोड़ा। समझ में आ रही हैं चीज़ें? चलो, अभी समझने वाली ज़्यादा चीज़ है नहीं फिलहाल में, सिर्फ थोड़ा ध्यान से ही पढ़ना है आपको। जो सर पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान देना है। क्लियर है सबको? अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़े। चलो, तो वर्णमाला समझ में आई कि वर्णों की माला, और वर्णमाला की परिभाषा क्या है? तो कहोगे वर्णों का व्यवस्थित क्रम या समूह कह सकते हो। ठीक है, फिर हमने देखा अंतर किसमें? वर्ण और अक्षरों में। अब लिखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? बस तुम लिखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई।
नहीं, इतना लिखना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहेंगे आप? वर्ण या अक्षर कह सकते हैं। ठीक है, समझो बात को। हमने कहा भाषा की सबसे छोटी इकाई। कोई भी भाषा लिखते हैं आप, और जब कोई भी भाषा की आप शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? वर्ण लिखते हैं या क्या लिखते हैं? अक्षर। तो कभी भी अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण, या क्या कहोगे? अक्षर कहते हैं। ठीक है, दो चीज़ें याद रखना। अगर आपको अक्षर कब कहना है? जब आपको ऑप्शन में क्या ना मिले? वर्ण ना मिले। दोनों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिलेगा। क्वेश्चन बनेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्या कहोगे? वर्ण, या क्या कहोगे? अक्षर। दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे कि एक ऑप्शन में वर्ण आ जाए, एक में क्या आ जाए? अक्षर आएंगे। तो दोनों में, एक ऑप्शन में दोनों आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमने कहा भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण हो गई, ठीक, लेकिन हम कहें भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? मौखिक, भाषा की सबसे छोटी लिखेंगे मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात करें तो बताओ, किसी को पता है क्या होगी? क्या होगी? शब्द होगा। बिल्कुल सही बात है, शब्द होगा। मौखिक इकाई की बात हो रही, रटने नहीं है चीज़ें। जैसे हमने बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो क्या है? आपके वर्ण है। लेकिन यहाँ पे लिखा है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। जैसे कोई भाषा आपको बोलना है तो अगर आपके मुँह से कुछ आवाज़ निकलेगी, कोई ध्वनि निकलेगी कि नहीं निकलेगी, तो ये मौखिक है। लिख थोड़ी रहे यहाँ पर हम, समझो बात को। यहाँ पर हम लिख नहीं रहे, मौखिक की बात करें, सिर्फ से हम बोल रहे। तो बोलेंगे तो क्या निकलेगा? मुँह से ध्वनि निकलेगी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखना भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। बताइए, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे, ध्वनि कहेंगे, शब्द कहेंगे, क्या कहेंगे? देखो समझो बात को। हमने कहा भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण हो गई, लेकिन हमने बात लिखित की नहीं कही थी। कही थी क्या? हमने सिर्फ पूछा था आपसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, आपने क्या बोल दिया? वर्ण। फिर हमने कहा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो सिर्फ मुंह से निकले आवाज़, उसे क्या कहेंगे हम? ध्वनि कहेंगे। लेकिन हम कहें भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो वो आपके वर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वर्ण हो जाएगी। क्या कहोगे उसे? वर्ण। वर्ण तो हमने बताया था कि छोटी इकाई है, लेकिन अगर हम लिखेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या हम किसी शब्द को लिख देंगे? क्या नहीं लिखेंगे, पहले वर्ण को लिखेंगे। तो लिखेंगे तो क्या है? वो वर्ण हो जाएगा। और मौखिक बोलेंगे उसे तो वो क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। और इसके बाद आगे लिखना भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। देखो, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। अब यहाँ पर आपके शब्द आएगा। क्या आएगा? शब्द। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई एक अर्थ हो, वो अर्थ आपके वर्ण का नहीं होता। अगर हमने कहा, ये आपने लिख दिया का, वर्ण है एक प्रकार से, लेकिन क्या कोई शब्द बन रहा है आपके? कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो जैसे ही हमने का में माँ जोड़ दिया और ला जोड़ दिया, तो ये आपके क्या हुआ? शब्द बन गया आपके किससे? अक्षरों से। और इसका एक अर्थ निकल के आ गया, और वही आपके क्या होता है? शब्द होता है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द होती है। जो चार
कुछ पॉइंट यहाँ पर हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई की अगर बात करें तो सीधा कुछ सोचो ना समझो कहो वर्ण। इसके बाद आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात करें तो सीधा आप बोलोगे मौखिक की बात, ध्यान रखो, मौखिक तो ध्वनि और लिखित तो वर्ण हो जाएगा। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई का क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। सार्थक का मतलब है जिसका कोई अर्थ निकले, है ना। ठीक है, क्लियर सारी चीज़ें इतनी तो याद रखना। लिख लिया सबने? ठीक है, तो चीज़ें समझ में आई होंगी आपको कि नहीं आई? जिस प्रकार से हम आपको वर्णमाला पढ़ाने वाले हैं, समझ लीजिए कि ऐसी वर्णमाला आपको बुक में भी नहीं मिले। कोई एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक समझते हैं ना आप, अच्छी होती है हिंदी की, ये है, लेकिन इससे भी बेस्ट चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। जो इसमें छोड़ा गया वो हमारे द्वारा नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, इसमें सिस्टम से नहीं है चीज़ें, यहाँ पर आपको सिस्टम से मिलेंगी सारी चीज़ें। ठीक है, एक चीज़ हम आपको बताते हैं, सब समझो। जैसे हम हिंदी लिखना शुरू करते हैं और जब हिंदी पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि 3-4 बिंदी होती हैं आपके, है ना। देखो, सबसे पहले जैसे हमने कोई अक्षर बनाया, जैसे हमने एक अक्षर ये बनाया, समझो बात को, तो सबसे पहले हमने एक ऐसी रेखा खींची, अक्षर खींचते हैं, और इसके बाद एक ऐसी रेखा भी खींचते हैं, खींचते कि नहीं कहते? तो ये बताओ, ये जो रेखा है, इस रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? खड़ी पाई। तो ये हम आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन आप जिसको पता नहीं है वो याद रखना, इसे हम क्या कहेंगे? खड़ी पाई कहेंगे। क्या कहेंगे? खड़ी पाई। ठीक, अब इसके बाद ये ऊपर की रेखा है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम सिरोरेखा। क्या कहते हैं? सिरोरेखा। तो ये तो पता ही है आपको, इसे क्या कहेंगे हम? सिरोरेखा कहेंगे। जब भी आप अक्षर या वर्ण को लिखते हैं तो ये रेखाएं का इस्तेमाल आप जरूर करते हैं। बताओ कोई ऐसा अक्षर हो जिससे ये रेखाओं का इस्तेमाल नहीं करते हो आप? करते हैं। अगर शुद्ध हिंदी लिखेंगे तो इनमें से आपको ये खड़ी पाई और सिरोरेखा का प्रयोग करना ही होगा। तो आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बताओ ये कौन सी रेखा कहलाती है, तो आप कहोगे जी क्या है? सिरोरेखा। सिरोरेखा मतलब सिर पे है, याद रखना। अगर भूल जाओ तो सिरोरेखा कौन सी है और खड़ी पाई कौन सी है, तो आप क्या समझेंगे? सिरोरेखा जो सिर पे है और खड़ी पाई जो खड़ा है ना, वो खड़ी पाई हो गई। ठीक है, याद रखेंगे। अब इसके बाद कोई भी अक्षर आप लिखते हैं तो आपने देखा होगा एक बिंदी यहाँ रखते हैं हम, रखते हैं कि नहीं रखते हैं? लिख के दिखाते हैं, जैसे अंकित लिखा हमने, लिख दी हमने, एक बिंदी यहाँ रख दी, तो ये बिंदी एक हो गई। एक बिंदी हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और एक बिंदी हम यहाँ रखते हैं, और एक बिंदी हम यहाँ रखते हैं। 4 बिंदियों का खेल है यहाँ पर। हिंदी में जब भी आप कोई शब्द लिखते हैं तो ये 4 प्रकार की बिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको पता नहीं है तो हम बता देंगे, समझ रहे? एक नुक्ता शब्द होते हैं। क्या होते हैं? नुक्ता, और इसे नुक्ता कहा जाता है। ये जो है इसे अंगे कहते हैं। यहाँ पे ये बनाते हो ना, इसे अंगे बोला जाता है। सारे अड़े अड़े नहीं होते, है ना। अभी आप पढ़ते हैं वर्णमाला, सारी दिक्कत है, सब गलत पढ़ते हैं आप लोग। हम बताएंगे सही कौन से अक्षर को क्या बोला जाता है। तो 4 बिंदी हैं, 4 बिंदी के बारे में हम आपको बताएंगे। ये जो बिंदी है इसे कहते हैं अनुस्वर। क्या कहते हैं? अनुस्वर कहते हैं इसको। और यहाँ पर ये जो बिंदी है इसे कहते हैं नुक्ता। फारसी शब्द हैं ये। कौन से हैं? फारसी शब्दों में आपके क्या लगता है? नुक्ता लगता है। इसके बाद ये जो बिंदी है इसे उत्क्षिप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त। और इसके बाद आपकी ये जो है इसे क्या कहते हैं? अंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगे। तो याद रखना ये सारी चीज़ें। 4 बिंदी हैं, और 4 बिंदियों का इस प्रकार से खेल है आपके कि हमने देखा ऊपर की बिंदी को अनुस्वर बोलते हैं। और कोई शब्द है, जैसे हम कहें यहाँ पर एक शब्द बना हुआ है जा, और यहाँ पर बिंदी रखी है, तो इससे जो आपकी कौन सी बिंदी है? नुक्ता वाली बिंदी है। कौन सी बिंदी है? नुक्ता वाली बिंदी है। हमने कहा डा और ढा, आपने सुना होगा। यहाँ पर बिंदी रखी जाती, कहाँ पर रखी जाती? यहाँ पर बिंदी रखी जाती, एक यहाँ पे बिंदी रखी जाती। तो ये वाली बिंदी को कहते हैं उत्क्षिप्त। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त कहते हैं। ऐसी को तड़नजात व्यंजन भी कहा जाता है इन दोनों को, है ना। आगे पढ़ेंगे हम। उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद
यहाँ पर बिंदी, इसे नुक्ता कहते हैं, इसे अनुस्वर कहते हैं, ठीक है। और ये जो बिंदी है इसे क्या कहते हैं हम? अंगे कहते हैं। सिर्फ हिंदी वर्णमाला में सिर्फ एक ही अक्षर में मिलेगी आपको ये चीज़, और नहीं मिलती किसी में, सिर्फ एक अक्षर में मिलेगी। और वो अक्षर कौन सा है आपके? अंगे, यहाँ पर रखी जाती है बिंदी। तो याद रखना, जब भी हम हिंदी वर्णमाला को लिखते हैं या हिंदी के शब्दों को लिखते हैं तो 4 बिंदियों का इस्तेमाल करते हैं, और 4 बिंदी आपके सामने हैं। बहुत छोटी बात है, ये आपको सिखाना चाहिए टीचर को 4-5 ही क्लास में, लेकिन आज तक आप नहीं सीख पाए। थोड़ा सिस्टम ख़राब है ना शिक्षा का। बताओ, पता था आप लोगों को कि ये 4 बिंदियों का क्या काम है, क्या बोला जाता है इन्हें? और बात कहें तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है ना चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब जागे तभी सवेरा, ये भी बात बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये जो सिरोरेखा, खड़ी पाई, उत्क्षिप्त और नुक्ता, इसके बाद अंगे और अनुस्वर, ये बिंदियों के बारे में भी आपको पता चल गया। और ये जो आपकी लाइन है इसके बारे में भी पता है आपको, ठीक है, क्लियर। चलो ये लिख जाए तो हमें बता देना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तुरंत। हो गया? अब जब भी कोई अक्षर पढ़ेंगे, अब जैसे कभी हिंदी की कोई बुक है उसे आप रीड कर रहे हैं या उसे आप पढ़ रहे, जब भी आपको कहीं बिंदी दिख जाए तो हाल सोचना ये बिंदी है कौन सी 4 में से, ठीक है। और ये नुक्ता 5 अक्षरों में लगता है। सिर्फ कितने अक्षरों में लगता है? 5 अक्षरों में लगता है। कौन कौन से अक्षर हैं पता है आप लोगों को? वैसे आगे आने वाले हैं, का, खा, गा और जा और फा, उसी में लगता है। फारसी शब्द हैं आपके, ठीक। हेडिंग बनाओ आप लोग, स्वर। स्वर, हम स्वर से पहले एक चीज़ और पढ़ लेंगे। जैसे हम कहें वर्णों की संख्या कितनी होती है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहले आप देखेंगे वर्णों की संख्या। क्या देखेंगे? वर्णों की संख्या, ठीक है। वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52। याद रखना चीज़ें। 48 तो नहीं है पता किसी को? पता है, लेकिन अब कितने याद रखोगे आप लोग? 52। और 52 हम गिनेंगे, सिर्फ यहाँ नहीं बताया सर ने कि सिर्फ 52 याद कर लो। हम गिनेंगे 52 कौन कौन से हैं। कहीं कहीं चीज़ें ऐसी होती हैं सिर्फ लिखा दी कि ये इतनी चीज़ है, लेकिन हम सिर्फ लिखाने वाले नहीं हैं, हम एक एक को गिनाएंगे और आप कहेंगे कि 52 हो गए, है ना। और 53 हो जाएं तो फिर बता देना कि एक ज़्यादा होगा तो उसे कम कर दें फिर, है ना, ठीक है। तो वर्णों की संख्या कितनी है? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं कहोगे? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो लिखो वर्णों का प्रकार। इधर आप स्वर लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे? व्यंजन लिखेंगे। एक है आपके स्वर और एक क्या है? व्यंजन। तो स्वर हैं और आपके क्या है? व्यंजन हैं। तो आपको पता होना चाहिए स्वरों की संख्या कितनी है। 13, 11 या 10? 13। मूल स्वर कितने होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? 4। तो पहले समझो, हमने कहा वर्णों के प्रकार, एक तो स्वर हो जाएंगे, दूसरे व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? जिसे बोलने में कम समय लगे, ये कह सकते हैं आप। और व्यंजन क्या उसे कहोगे जिसे बोलने में ज़्यादा समय लगे? ये नहीं कहोगे। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, किसी की सहायता न लेते हों, वो आपके क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं वो आपके क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। लिखो स्वर में, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, क्या कहोगे? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं,
वो आपके क्या होंगे, स्वर होंगे। और इधर क्या लिखोगे, जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं। परिभाषा बड़ी सरल है दोनों की। स्वर का मतलब है जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, और व्यंजन का मतलब क्या है, जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं। याद रखेंगे चीज़ें। ठीक। अब हमने कहा स्वर कौन कौन से होते हैं, तो आप कहोगे स्वर की संख्या आपकी आ है, ठीक है, बड़ा आ, छोटी ई, क्या कहोगे, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ हो जाएगा, ए, आए, ओ, आओ। तो ये हैं स्वर। ये कितने हो गए, 10। कितने हो गए, 10 हो गए। लेकिन अभी यहाँ स्वर और भी हैं आपके। कहीं आपको 11 भी मिलेंगे, कहीं आपको 13 भी मिलेंगे, कहीं 10 भी मिलेंगे, तो कहीं 4 भी मिलेंगे। तो ये सब कौन सी बीमारी है, याद रखना। अगर यहाँ पे हम एक और बना दें री, तो ये कितने हो गए, 11 हो गए। कितना हो गए स्वर, 11 हो गए स्वर, ठीक है। तो ये तो स्वर हैं। जैसे हमने आ बोला, आ, तो हमें किसी की सहायता लेनी पड़ी क्या, समझो बात को। जो परिभाषा सिर्फ हमने यहाँ पे लिखी है, रटना नहीं है, चीज़ों को सीखना है। जैसे हमने आ बोला तो हमें किसी की सहायता लेनी पड़ी क्या, नहीं। अगर हमने ई बोली तो क्या हमें किसी की सहायता लेनी पड़ी, नहीं लेनी पड़ी। किस सहायता, जो मतलब जो स्वतंत्र रूप से बोले जा रहे हैं, खुद आत्मनिर्भर हैं। क्या कहोगे, आत्मनिर्भर। स्वतंत्र रूप से जो बोले जाएं वो क्या हैं, आपके स्वर हैं। और व्यंजन कैसे कहेंगे, जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं। जैसे हम कहें का, क्या बोला हमने, का बोला। और जैसे का बोला तो का में आपको लास्ट में दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि आ बोला जा रहा है। इसमें क्या बोला जा रहा है, आ। जैसे हम कहें का, खा, गा, घा, और क्या कहोगे, हाँ, यही इसी को अंगे कहते हैं, अड़ा नहीं कहते, है ना। सीखेंगे चीज़ें, कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते सीखेंगे। ये जो का है, इसे हम तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, इसमें स्वर छुपा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको चश्मा लगाएंगे तभी दिखाई देगा, है ना। चश्मा कोई लगाए नहीं, तो वो चश्मा हम लगवा रहे हैं आपको, ठीक है। ये आपके क्या है, खा, और खा में से भी हमें आ की आवाज़ आ रही। अब ये, ठीक है, ये हलंत है आपके, क्या है, हलंत। और ये गा है, इसमें भी आ है आपके। ये घा है, इसमें से आपको आ निकालना है। और ये भी क्या है आपके, ना, इसमें भी अगर आ निकाल देंगे तो इसका सा बनेगा। ये आपके क्या है, व्यंजन है। लेकिन व्यंजन को बोलने में हमें किसी की मदद लेनी पड़ती है, और मदद हम किसकी लेते हैं, स्वरों की मदद लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि व्यंजन क्या है, जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं वो क्या है, आपके व्यंजन है। और जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वो क्या है, आपके स्वर हैं। क्लियर सारी चीज़ें। तो याद रखना कि हम स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक। समझ रहे बात को। परिभाषा आपको सिर्फ रटना नहीं है, परिभाषा को समझना भी है आपको। और स्वर में, व्यंजन में आपके स्वर छुपा ही होता है, इस बात को याद रखेंगे। इसलिए व्यंजन का जब भी आप उच्चारण करेंगे तो उसके अंदर आपको आ मिलेगा। और आ को निकालने के लिए आपको इस प्रकार से तोड़ना होगा। जैसे का है, का में आ है, तो आपको आ अलग करेंगे, तो जो बड़ है उसमें आप हलंत लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे। चलिए लिख लीजिए इतना। और इसमें कुछ चीज़ें और जोड़ी जाती हैं, जैसे पता है आपको, एक होता है अंग, आहा। ये जो अंग और आहा है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अयोग वाह। क्या कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, या वहीं पर लिख लेना। अब ये भी इसलिए नहीं बता रहा है, यहाँ पर आने वाली हैं सारी चीज़ें, तो यहाँ इसलिए लिखा दें कि आपकी स्वरों में इसकी गिनती होती है। पहले हमने इसको भी नहीं लिखा था, लेकिन बाद में लिख दिया, क्योंकि स्वर में इसकी हम गिनती करते हैं। एक थोड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको लिखा दें। आपने इतना लिख लिया सबने, लिखो संस्कृत में
स्वरों को अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच कहते हैं। अच की बात हो रही, हज की बात नहीं हो रही। अच, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ संस्कृत में स्वरों को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद इधर याद रखना कि संस्कृत में व्यंजनों क्या कहते हैं, तो वो भी लिख लेना आप वहीं पर अच्छे से। संस्कृत में व्यंजन को क्या कहा जाता है? कोई बताएगा स्टूडेंट कि संस्कृत में व्यंजन को क्या कहा जाता है? हल कहते हैं। हलंत का नाम सुना होगा ना आपने, हलंत लगा दो इसमें, तो हल कहा जाता है। क्या कहते हैं? हल कहते हैं। ऐसा अगर आप लोगों ने हिंदी पढ़ी होगी तो लग तो रहा होगा कि बहुत चीज़ें छूटी थी, सभी छूटी थी। हो गई हिंदी, है ना? चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं उसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना? ये इतना हो गया, क्लियर है सबका? साफ कर दें इसे? चलो बहुत अच्छी बात, आगे आपकी मिल जाए तो वही करें। 3 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लिखने वाले हैं हम, और ये समझो आपको जीवन भर याद रहेंगे। लिखो, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 10 होती है, 11 होती है, 13 होती है। क्या कहोगे? 10। याद रखना, अभी बताएंगे हम सारी चीज़ें कि हम 10 में कौन सा नहीं जोड़ रहे और क्यों नहीं जोड़ रहे, वो भी कारण मिलेगा आपको। लिखो, बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या। कहोगे 11 होती है। कितनी होती है? 11। और तीसरा होगा अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या। कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी, याद रखना। तो स्वर 10 भी हैं, 11 भी हैं और 13 भी हैं, लेकिन किस प्रकार से हैं वो हमने बताया आपको। ठीक, अब देखो, अगर लिख लिया होगा, जब हम यहाँ पर लिखते हैं तो आप लोग साथ में लिख लिया करें चीज़ें, ठीक है? जब हम समझाएंगे, जब हम खुद कहेंगे अब नहीं लिखना है, अब चीज़ें समझना है, तो उस समय नहीं लिखना आपको। हमने कहा लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है, तो 10 वो अक्षर कौन कौन से हैं? इसमें आप क्या नहीं जोड़ेंगे? री नहीं जोड़ेंगे, है ना? क्या कहोगे? बोल नहीं, इसमें जो लिखा है लिखने के आधार पर, लिखते हम कितने हैं? 10, लेकिन बोलते कितने हैं? 11। यही परिभाषा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, सही कर लेना कि जो लिखने के आधार पर तो 11 हो जाती है और बोलने के आधार पर 10 हो जाती है, क्योंकि री को नहीं बोला जाता। किसको नहीं बोला जाता? री को नहीं बोला जाता, है ना? तो यहाँ पे संशोधन कर लो उसमें। यहाँ पे जो लिखा है कि लिखने के आधार पर, एकदम से ध्यान नहीं दिया हमने कि बोलने के आधार पर पहले लिखा है, तो उसमें बोलने के आधार पर तो होते हैं 10 ही, लेकिन लिखने के आधार पर 11 होते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा तो हाल तुरंत समझ में आई कि गलत है, और तुम लोग तो पहले से पढ़े हो। आनंद, रिवीजन तो करने ही पड़ा है, तो समझो। हमने कहा लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। तो 11 आपको पता है, 11 कौन कौन से हैं लिखे हैं आपके, है ना? ये सब होंगे
ठीक है, ये आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 11 है। कितने हैं? 11 दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने कहा बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। अब कहो सर जी कि लिखने के आधार पर लिख तो 11 दई, अब बोलने की बात करें तो इसमें से कौन सा हटा जाएगा? री हटाया जाएगा, क्योंकि री में जो आवाज़ निकल रही वो एक व्यंजन की आवाज़ निकल रही। किसकी आवाज़ निकल रही? व्यंजन की आवाज़ निकल रही। री जैसे बोलते हैं रा बोला जाता है, उसी के समकक्ष उसके पास में ही आपके बोला जाता है क्या? री। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहोगे? 10 है। ठीक है। और जब आपसे पूछा जाए अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो जब अर्थ की बात करें तो इसमें 2 वर्ड जोड़ देते हैं, अयोगबा, अंग और आहा। ये आपके कौन से 2 व्यंजन कहलाते हैं? कहोगे हैं तो वैसे अयोगबा, लेकिन इन्हें स्वर में भी शामिल किया जाता है। ठीक है। तो ये आपके अंग और आहा, इन दोनों को मिलाकर अयोगबा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अयोग बहा बोलते हैं। ठीक है। तो याद रखना ये सारी चीज़ें, अयोगबा कौन कौन से? अंग और आहा। जब इनको हम मिला देते हैं तो ये कितने हो जाते हैं? 13 हो जाते हैं। अब क्वेश्चन अगर सीधा अगर पूछ लिया जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में, तो 11 लगा देना। कितनी लगा देना? 11। आपसे पूछा जाए कि लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो कहोगे कितनी है? लिखने के आधार बात हो रही, तब भी आप कितना कहोगे? 11। फिर बोला जाए बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो कहोगे 10। और अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तब कहोगे 13। याद रखना, जब सीधा कुछ ना पूछे तब तो आपको 11 लगाना ही है। जब आपके साथ इतनी बड़ी परिभाषा दे जाए तो आप देख लेना, अगर लिखने की बात कर रहे हो तो लिखे तो हम 11 जाते हैं, बोलने की बात करें तो 10 हैं, और अर्थ की बात करें तो हम अयोगबा भी इसमें जोड़ देंगे, तो आपके कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक, चलो आगे। अभी तो हम स्वरों के प्रकार को देखेंगे। ये सबको पता है? क्लियर है? सारी चीज़ें हो गया? चलो, नहीं लिख पाए? अच्छा ये बताओ टाइम कितना होगा? 7:16। तो अभी 14 मिनट और हैं, और 14 मिनट में हम और चीज़ें सीखने वाले हैं। हेडिंग बनाओ, स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार। जैसे ही हिंदी वर्णमाला का जो टॉपिक है, आपके वर्णमाला टॉपिक समाप्त होगा, तुरंत आपका टेस्ट होगा। और टेस्ट आपके होगा उसके पहले हम आपको इस प्रकार से वर्णमाला पढ़ा देंगे कि टेस्ट में आपके नंबर अच्छे आएँ। एक बार हम आपको क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद जब यहाँ से आप पढ़ के जाएंगे तो आप घर पे भी पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? अभी आपके ऊपर है, हम घर पे तो नहीं आए कि भाई साहब क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लो, है ना? तो वो आपके ऊपर है, आप घर पे पढ़ेंगे। और घर पे जब पढ़ेंगे तो तुरंत ही हम, जैसे वर्णमाला का टॉपिक समाप्त होता है, उधर हम काम चालू है, उधर हम क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। ठीक है। तो कम से कम हम वर्णमाला से 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। कितने? 100 क्वेश्चन। तो वो 100 क्वेश्चन आप लिखेंगे भी एक अलग अलग रजिस्टर पे। फिर इसके बाद होगा टेस्ट, और टेस्ट अगर 50 नंबर का है, 40 नंबर का है, तो पासिंग मार्क्स कितने हैं? 40 नंबर का है तो 40 ही है। संशोधन बिल्कुल नहीं है कि 39 में, 43 में, 39 में, 38 में हम पास हो जाएं, नहीं। अगर 40 नंबर का पेपर है तो 40 आपको लाना है। उसके लिए मेहनत तो कर रहे हैं हम, है ना? 100% दे रहे हैं ना हम, तो आप भी 100% देंगे, और 100% का काम होगा, समझ लो, फिर बेहतरीन चीज़ हो जाएगी, है ना? चलो, स्वरों के प्रकार। 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के स्वर। और 3 प्रकार के स्वर कौन कौन से होते हैं? तो देखो, एक होता है आपके लघु स्वर, कह सकते हैं उसे। लघु मतलब छोटा होता ना, लघु कह सकते हैं। लघु लिख लो पहले, कई नाम है इसके। लघु स्वर। फिर क्या कहोगे? दीर्घ स्वर कहोगे। क्या कहोगे? दीर्घ स्वर। लिखते चलो अभी। और इसके बाद तीसरे नंबर पर जो स्वर होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? प्रलुप्त स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रलुप्त स्वर कहेंगे। ठीक है। लेकिन ये जो भाई साहब हैं, हमने कहा कि स्वरों के प्रकार 3 प्रकार के हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर।
और एक तो प्लुप्त स्वर है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई व्यक्ति होता है उसका अगर एक नाम हो तो उससे लोग संतुष्ट नहीं होते। होते हैं क्या? एक थोड़ा लाड़ प्यार का नाम हो जाता है ना। एक तो नाम शुद्ध है ही, घर में कुछ लोग लाड़ प्यार से कुछ और कहने लगते हैं, और इसके बाद कोई किसी को कॉलेज में अलग नाम से बुलाता है ना, बाबू सोना, वो बात अलग है ना, सोच रहे हो भाई। लेकिन फिर भी सभी लोगों के नाम अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन हम बड़े दुर्भाग्यशाली हैं कि हमारा तो एक ही नाम है, न कोई चिढ़ाने वाला नाम है न कोई लाड़ प्यार वाला नाम है, सिर्फ एक ही नाम से हम संतुष्ट हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं होते ऐसे ही, ये भाई साहब नहीं आते। लघु स्वर, हरस स्वर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? हरस स्वर। हरस स्वर भी इसे कहते हैं, ठीक है। एक मात्रिक स्वर भी इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर, ठीक। अब इसे दीर्घ स्वर है आपके। दीर्घ स्वर को और क्या कहा जाता है पता है? द्विमात्रिक स्वर कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? द्विमात्रिक स्वर। ठीक। हरस स्वर है, एक मात्रिक स्वर है, लघु स्वर है, और इसी को एक नाम से और पुकारा गया, उसका नाम है मूल स्वर। क्या कहोगे? मूल स्वर। अब जिनको ज़्यादा ही लाड़ करते सब लोग तो ज़्यादा नाम रख दे, जिनके तो सिर्फ एक ही नाम दीर्घ स्वर और कौन सा? द्विमात्रिक स्वर। लेकिन इधर आ जाओ तो इधर भी याद रखेंगे, इसे हम कहते हैं त्रिमात्रिक स्वर। क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर। और आप ऐसा नहीं है कि सारे नाम याद रखो, एक दो याद रख सकते हैं। जब हमने इतनी सारी चीज़ें बता दी, आपसे छोटा स्वर पूछे तो भी यहाँ आओ, और बड़ा स्वर पूछे तो यहाँ जाओ, और प्लुप्त स्वर आपकी वो हैं। हम समझेंगे लघु स्वर, हरस स्वर, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर किसे कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। तो कहोगे छोटा आ, छोटी ई, फिर क्या कहोगे? ऊ, और क्या कहोगे? री। ये 4 जो हैं आपके, ये कौन से हैं आपके? हरस स्वर हैं, लघु स्वर हैं, एक मात्रिक स्वर हैं, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? मूल स्वर। और एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है आपसे, इनसे नहीं बनता क्वेश्चन, लेकिन यहाँ से बनता है क्वेश्चन कि मूल स्वर किसे कहते हैं। ऑप्शन में आएगा 10, 11, 13, या क्या कहोगे? 4। मूल स्वर का मतलब है कि मूल स्वर हैं आपके कितने? 4। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, और छोटा ऊ, और इसके बाद क्या है? री। तो ये आपके कौन से स्वर हो गए? आपके मूल स्वर। इन्हीं को क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर। इसी को क्या कहते हैं? हरस स्वर। इसी को कहते हैं हम लघु स्वर। क्लियर है सारी चीज़? इसके बाद हम कहें द्विमात्रिक स्वर कितने होते हैं? 7। तो 7 होते हैं। संख्या कितनी है? 7। तो क्या कहोगे? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और इसके बाद ए, ऐ, ओ, आओ। तो ये इनकी संख्या कितनी हो गई? 7। और ये जो 7 स्वर हैं इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं द्विमात्रिक स्वर। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर। और ये त्रिमात्रिक स्वर क्या है? तो त्रिमात्रिक स्वर को भी हम आपको बताते हैं। पहले इसको समझो, लघु स्वर और क्या हो गया आपके? दीर्घ स्वर। अब इनके पास में आपको क्या लिखना है? लघु स्वर किसे कहते हैं? जिसे बोलने में, क्या कहोगे? जिसे बोलने में कम समय लगे। क्या लगे? कम समय लगे। वो आपके क्या हो जाएंगे? छोटे स्वर हो जाएंगे, एक मात्रिक स्वर हो जाएंगे। अब क्या कहोगे? यहाँ पर क्या लिखोगे? जिसे बोलने में, आप उसके नीचे लिख सकते हैं जिसे बोलने में हरस स्वर से दुगना समय लगे। क्या कहोगे? दुगना समय लगे।
तो वो आपके क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर हो जाएंगे। दुगना समय लगे दीर्घ स्वर हो जाएंगे। और तीसरे में लिखोगे जिसे बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना तिगुना, है ना, तिगुना समय लगे। वो आपके त्रिमात्रिक स्वर हो जाएंगे। हमने कहा जिसे बोलने में कम समय लगे वो ह्रस्व स्वर। इसके बाद दीर्घ स्वर किसे कहोगे, जिसे बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे वो आपके कौन से स्वर हो जाएंगे, द्विमात्रिक स्वर। इसके बाद प्लिप्त स्वर क्या होगा या त्रिमात्रिक स्वर क्या होगा, जिसे बोलने में ह्रस्व स्वर से कितना समय लगे, 3 गुना ज़्यादा समय लगे, वो आपके क्या हो जाएंगे, त्रिमात्रिक स्वर, या उसी को प्लिप्त स्वर कहा जाता है। ठीक है, लिख लो इतना। हो गया सबका? चलो अब थोड़ा समझेंगे, अगर लिख लिया हो समझो। जैसे हमने कहा लघु स्वर, जैसे हमने कहा आ, ठीक, और ये आपके कौन स्वर है, दीर्घ स्वर। तो इसे बोलने में कम समय लगा, जैसे हमने बोला आ, और जैसे ही हमने दीर्घ स्वर पे गए तो हमने कहा आ, है ना, थोड़ा मतलब आवाज़ देर तक गई। ऐसा तो है नहीं कि मतलब इससे कम आई, क्या लघु स्वर से इससे ज़्यादा ही आई। आ और आ में आवाज़ ज़्यादा है, तो कहने मतलब आ बोला हमने और क्या बोला, आ बोला, तो उसमें ज़्यादा समय लगा, और ज़्यादा कितना लगा, दुगना समय लगा। और प्लिप्त स्वर किसे कहते हैं, जैसे हम कहें इस प्रकार से होता है आपके प्लिप्त स्वर, 3 मात्रिक, 1 2 3। जैसे हम ओम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ओम, ओम ऐसे लिखा जाता है। ऐसे एक तो चिन्ह होता है वो अलग है, ओम का चिन्ह है ना, वो प्रतीक चिन्ह होता है, लेकिन ओम हम ऐसे लिखते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं कभी कभार, जैसे हम कहें ओम, तो मतलब ओम बोलते समय मतलब आवाज़ हम थोड़ी लंबे दूर तक खींच रहे कि नहीं खींच रहे, ओम तो बोल ही दिया। जैसे कि हम ओम नमः शिवाय ऐसे बोलते हैं कुछ ना, तो मतलब इसमें आपके कौन से स्वर का प्रयोग हो रहा है, तो कहोगे प्लिप्त स्वर का प्रयोग हो रहा है, त्रिमात्रिक स्वर का प्रयोग हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ये संस्कृत में बोला जाता है। तो ये है सिंबल उसका, किसका, त्रिमात्रिक स्वर का, है ना, प्लिप्त स्वर का। इस प्रकार से इसे क्या कहते हैं, प्लिप्त स्वर कहते हैं, और इसी को त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें राम लिखते हैं ना, राम, तो राम ऐसे कहते हैं ना, तो इस प्रकार से आपके ये प्रयोग होगा। जब हम लंबी दूर से राम, है ना, तब हमें राम अगर कहना है तो कोई बात नहीं, लंबी दूर तक खींच रहे बात को, तो आप क्या कहोगे, हमें इस वाले स्वर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें याद रहेंगी आपको कि नहीं रहेंगी। तो मूल स्वर किसे कहते हैं, कहोगे 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, और क्या कहोगे, री कहोगे। तो अगर इतनी सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने लिख लें तो ठीक है। एक बार हम सारी चीज़ों को फिर से देखते हैं रिवीजन के तौर पर, तो जो आज आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ें को आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक, तो इसे हम साफ कर दें। चलो, हम आपसे पूछेंगे और आपको जवाब देना है। अभी स्वर बहुत चलेंगे, एक दिन की क्लास और है अभी स्वर की ही, बड़माला तो 3-4 दिन चलेगी। और जितनी चीज़ें हम आपको यहाँ बता देंगे उतनी ना लूसेंट में मिले हैं आपको, ना आदित्य पब्लिकेशन में मिले। ठीक है, अगर लूसेंट को और आदित्य पब्लिकेशन को दोनों को मिला लो तब भी कुछ चीज़ें ज़्यादा ही निकल जाए यहाँ से। तो तुम्हारा ये जो रजिस्टर बनने वाला है, फेयर बनाओगे, ये तुम्हारा आदित्य पब्लिकेशन से और लूसेंट से भी बेहतर होगा, है ना। क्यों? क्योंकि माइंड पावर से पढ़ रहे। कहाँ से पढ़ रहे हैं आप लोग? माइंड पावर से पढ़ रहे। तो माइंड डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए। चलो, तो जैसे हमने हिंदी में सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ा था, टॉपिक की शुरुआत करी जिसका नाम क्या है, बड़माला। ठीक है, बड़माला किसे कहते हैं? आप कहोगे वर्णों का व्यवस्थित क्रम या समूह ही आपके क्या कहलाता है, बड़माला कहलाता है। यही तो परिभाषा बताई हमने, और ज़्यादा तो कोई परिभाषा बताई नहीं है। हमने कहा बड़माला किसे कहते हैं, कहोगे वर्ण है आपके, उसकी माला है। तो माला भी आपके किस प्रकार से है, क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से माला है, उसी को हम क्या कहते हैं, बड़माला कहते हैं।
फिर हमने कहा बण किसे कहते हैं? आपने कहा बण उसे कहते हैं जिसे तोड़ा ना जा सके। किसे कहते हैं बण? जिसे तोड़ा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? बण कहते हैं। क्लियर सारी चीज़ें। फिर इसके बाद हमने आपसे कहा कि बताओ भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क्या कहोगे? वर्ण या अक्षर। देखना नहीं है उसमें ना, हम आपसे पूछें और उसमें देख देख के बता रहे हैं तो आपके दिमाग पे फोकस नहीं होगा। बिल्कुल दिमाग पे जोर डालना है आपको, है ना, दबाव डालो दिमाग पर। उससे कहो चीज़ें सीखना है तुम्हें, खुद से बात करो, है ना। तो हमने कहा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कहोगे वर्ण होती है। लेकिन अगर हम यहीं पर आपसे पूछ दें कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तो कहोगे ध्वनि। पहले भाषा लिखने के लिए पहले हमें कोई शब्द का उच्चारण करना होगा, कोई वर्ण का उच्चारण करना होगा। ऐसे हम कुछ चीज़ बोलते हैं तो किसी का उच्चारण करते हैं, तो पहले जब हमने सिर्फ बोला ही है, मौखिक है चीज़ें, तो उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। फिर हमने कहा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो वो अब क्या हो जाएगी? लिखित इकाई वर्ण होगी, है ना। यही तो समझो, तीन चीज़ें नहीं रट लो भाई वाली कि ऊपर आपके क्या है? ध्वनि, फिर नीचे वर्ण है, फिर शब्द है। नहीं, चीज़ें सीखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई की अगर बात करें तो आपके वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की बात करें तो वो आपके क्या है? ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात करें तो वो भी ध्वनि है, और लिखित इकाई की बात करें तो वो क्या है? वर्ण है। लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो क्या कहोगे? शब्द। और सार्थक का अर्थ क्या होता है? जिसका एक अर्थ निकले। ठीक है, हमने स्वर बताए, हमने बताए वर्णों की संख्या कितनी, आपने कहा 52, और हमने शुरुआत कर दी। पहले हमने देखे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, आपने कहा 2 प्रकार के। एक आपके व्यंजन होते हैं और क्या होते हैं? स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वो आपके क्या कहलाते हैं? स्वर। और जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। संस्कृत में स्वरों को क्या कहा जाता है? अच कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं आवाज़ निकालें, है ना। जैसे आपको चीज़ें पता होगी, अब जब आप मुंह से बोलेंगे तो आपको रिवीजन होगा आपकी चीज़ों में, है ना। तो बोलना है आपको। जैसे हम कहें संस्कृत में स्वरों क्या कहते हैं, तो कहोगे अच कहते हैं। और यहीं पर हम कहें कि संस्कृत में व्यंजन को क्या कहा जाता है, तो क्या कहोगे? हल कहते हैं। हमने कहा स्वर कितने होते हैं, तो आपसे पूछा जाए स्वर कितने होते हैं, तो क्या कहोगे? 11 होते हैं। और हम यहीं कहें मूल स्वर कितने होते हैं, तो क्या कहोगे? 4 कहोगे, है ना। इसके बाद अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या 13 कहोगे। और इसके बाद अगर पूछा जाए बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या 10 कहोगे। और लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी कहोगे? 11। ठीक है। फिर हमने कहा स्वरों का वर्गीकरण करके देखते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कहोगे एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। क्या कहोगे? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्या कहोगे? प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और क्या होगा? री। छोटा ऊ नहीं कहो और कह दे, कोई बात नहीं है। इसके बाद हमने कहा आपसे दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। ए, ऐ, ओ, औ कितने हो गए? 7। और आपके हमने बताया प्लुप्त स्वर का वो बताया हमने सिंबल, जिसमें मतलब ज़्यादा समय लगे। किससे? आपके ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगे, वो आपके प्लुप्त स्वर। दीर्घ स्वर जिससे ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, वो कौन सा हो जाएंगे? दीर्घ स्वर। तो आज के लिए सिर्फ इतनी है क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू। ठीक है।